नॉर्थ इंडिया वर्सेस साउथ इंडिया, ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हर साल चर्चा और डिबेट्स होती रहती हैं। पॉलिटिकल से लेकर कॉमेडी तक ज्यादातर डिबेट अगर देखा जाए, ये डिबेट प्राइड के नाम पर होती है, यानी कौन है बेस्ट। दोस्तों, अक्सर ये भी देखा गया है कि नॉर्थ इंडियंस और साउथ इंडियंस एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं और कई तरह के स्टेरियोटाइप्स तक बना लेते हैं। नॉर्थ इंडियंस ये कहकर मजाक बनाते हैं कि देखो ये कितने काले हैं और कैसे अजीब तरह से बातें करते हैं। वहीं साउथ इंडियन ये कहकर मजाक उड़ाते हैं कि ये कितने बदतमीज हैं या फिर हर चीज पर गाली देकर बात करते हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ऐसा सिर्फ हम जैसे आम लोग करते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। ऐसा डिस्क्रिमिनेशन सरकार भी करती है। दोस्तों, तमिलनाडु की एमपी ने पिछले साल बजट 2022 पर बात करते हुए सरकार से जवाब मांगा कि नॉर्दर्न रेलवे को 13,200 करोड़ रुपए दिए गए, लेकिन फिर सदर्न रेलवे को 59 करोड़ ही क्यों। इसी तरह फर्क ये भी है, जहाँ तमिलनाडु हर 1000 रुपए पर टैक्स देती है और केवल उन्हें 300 रुपए का रिटर्न मिलता है, वहीं पर बिहार हर 1000 रुपए पर 9220 का टैक्स में रिटर्न पाती है। और ऐसा सिर्फ तमिलनाडु के साथ नहीं, हर साउथ इंडियन स्टेट के साथ ऐसा ही होता है। पर हैरानी की बात यह है कि फिर भी सदर्न इंडिया नॉर्दर्न इंडिया से ज्यादा डेवलप्ड है और देश की इकोनॉमी में वो करीब 30% कंट्रीब्यूट करता है। फिर सवाल ये है कि आजादी के टाइम जब सभी स्टेट्स को एक दर्जा दिया गया था, तो फिर ऐसा भेदभाव क्यों? और दूसरा, सदर्न स्टेट को टैक्स में इतना कम रिटर्न क्यों दिया जाता है? दोस्तों, इस पर बात करने से पहले हमारे लिए जानना जरूरी है कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को डिफाइन कैसे करें। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अकॉर्डिंग चले तो नॉर्थ इंडिया को 6 जोनल काउंसिल में डिवाइड किया गया है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि फिर गवर्नमेंट नॉर्थ इंडियन स्टेट्स को फेवर क्यों करती है और क्या इसी का नतीजा है कि नॉर्थ को साउथ से ज्यादा टैक्स मिलता है? दोस्तों, ये सब समझने के लिए हमें इंडियन हिस्ट्री में झांकना होगा। दोस्तों, देश के आजाद होने के बाद सबसे ज्यादा चैलेंजिंग मुद्दा ये था कि भारत में बहुत से स्टेट्स हैं, तो ऐसे में गवर्नमेंट कैसे डिसाइड करे कि कौन सा स्टेट कितना टैक्स दे, क्योंकि इनमें कई ऐसे राज्य थे जिनका रेवेन्यू कई बहुत ज्यादा था, तो कुछ ऐसे राज्य थे जिनका रेवेन्यू काफी कम था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत के लॉ मिनिस्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1951 में एक फाइनेंस कमीशन बनाया, जिसे हर 5 साल में चेंज करना था। इस कमीशन का काम ये था कि वो डिसाइड करे कि जितना भी टैक्स सारे राज्यों से कलेक्ट किया है, तो वो कितना सेंटर को दिया जाएगा और कितना स्टेट्स में बांटा जाएगा। इसी सेम प्रोसेस से 2017 में 15 फाइनेंस कमीशन बनाया गया, जिसका पर्पस भी सेम था कि कलेक्ट किए गए टैक्स को कैसे स्टेट्स के बीच डिवाइड किया जाए। इसके लिए 6 फैक्ट्स को डिटरमाइन करके उसके अकॉर्डिंग स्टेट्स को रिटर्न देना शुरू किया, जिसमें शामिल है पहला एरिया, दूसरा डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, तीसरा फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, चौथा टैक्स एफर्ट्स, पांचवा पॉपुलेशन, 6 इनकम डिस्टेंस। दोस्तों, इनमें से 2 ऐसे थे जो कि सदर्न स्टेट्स को बिल्कुल पसंद नहीं आए थे, और वो ये थे पॉपुलेशन और इनकम डिस्टेंस। दोस्तों, जिन लोगों को इनकम डिस्टेंस नहीं पता, उनको बता दे, देश की पर कैपिटा इनकम और किसी पर्टिकुलर स्टेट की पर कैपिटा इनकम के बीच के डिस्टेंस को इनकम डिस्टेंस कहा जाता है। अब इसके हिसाब से टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से होता है, वो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। मान लेते हैं 2 बहनें हैं, जिनमें से एक की इनकम है 10,000, वहीं दूसरे की इनकम है 50,000। अब आप मान लो कि फाइनेंस कमीशन इन लोगों के फादर हैं, जो इनकम डिस्टेंस रूल के चलते हुए इन दोनों की इनकम को ऐड कर देते हैं, यानी 10,000 प्लस 50,000, तो टोटल कितना हुआ 60,000। अगर अब इसका एवरेज निकाला जाए तो बनता है 30,000, और ऐसा करके उन दोनों राज्यों को बांट दिया जाता है पैसा। कुछ ऐसा ही इंडियन स्टेट के साथ भी होता है कि अगर एक की इनकम कम है तो उसके पास कलेक्टेड टैक्स का अमाउंट ज्यादा आता है। इसी वजह से साउथ इंडिया के लोग चीटेड फील करते हैं। वो लोग इकोनॉमी में ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, वो टैक्स भी ज्यादा पे करते हैं, लेकिन सेंटर से उन्हें बहुत ही कम पैसे मिलते हैं। वहीं अगर पॉपुलेशन फैक्टर की बात करें तो साउथ इंडिया का मानना ये है कि जब टैक्स रिटर्न की बात हो तो उन्हें 1971 का डेटा लेना चाहिए, ना कि 2011। इस पॉपुलेशन फैक्टर के चलते जिस देश की पॉपुलेशन ज्यादा होगी उसको रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा। अब ये जो 1971 का चक्कर है वो ये है कि 1961 से लेकर 1971 के अंदर एक रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ देखा गया था, जिसकी वजह से भारत की पॉपुलेशन 35% से ज्यादा बढ़ गई थी, जिसके बाद भारत कई तरह की प्रॉब्लम से
जूझ रहा था। तो उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कई स्टेप्स लिए, जिनमें से एक पॉपुलेशन कंट्रोल भी था, और ऐसा करने के लिए सरकार ने कई कठोर स्टेप्स भी लिए। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, पॉपुलेशन कम होने का मतलब ये भी था कि सेंटर से पैसे कम मिलेंगे। इस मुद्दे को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया कि वो अभी लेटेस्ट डेटा लेने की बजाय वो पुराना डेटा यूज करेंगे। इसके बाद साउथ इंडियन स्टेट्स में काफी पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिले और वो काफी हद तक अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल करने में भी कामयाब रहे। पर वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में कुछ फर्क देखने को नहीं मिला, जहां पर 2011 से लेकर 2017 के बीच साउथ की पॉपुलेशन से 53% बढ़ी, वहीं पर नॉर्थ की पॉपुलेशन 123% से ज्यादा बढ़ गई थी। इसी की वजह से साउथ स्टेट्स को काफी गुस्सा रहा, क्योंकि एक तरफ जहां पर नॉर्थ इंडियन स्टेट्स को काफी फायदा हो रहा था, वहीं सदर्न स्टेट्स को घाटा। दोस्तों इसके अलावा एक और चीज है जो उन्हें परेशान कर रही थी, और वो ये थी कि देश की पॉलिटिक्स में उनकी पोजीशन। जी हाँ, जैसे कि हमें पता है कि पार्लियामेंट में सीटों की संख्या राज्यों की आबादी को देखकर दी जाती है। ऐसे में अभी तक की बात करें तो 1971 की पॉपुलेशन के हिसाब से बांटा गया था, लेकिन अभी 2011 का डेटा यूज किया जाता है। तो यूपी और बिहार को सबसे ज्यादा सीट्स मिलेंगी और पॉलिटिकल पावर भी उनके हाथ में सबसे ज्यादा होगी। वहीं दूसरी तरफ सदर्न स्टेट के पास कुछ भी नहीं बचेगा। दोस्तों तमिलनाडु के पास 1962 में 42 सीट्स थी, जो अब कम होकर 39 सीट्स रह गई हैं, और इसके ऊपर पहले से ही डिबेट चलती रहती है। तो इसका मतलब जिस भी स्टेट की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, उसकी पॉलिटिकल पावर भी सबसे ज्यादा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस स्टेट की लिटरेसी रेट कैसी भी हो। तो ऐसे में सदर्न स्टेट्स के लिए एक अनसॉल्व सवाल ये चल रहा है कि वो उत्तरी स्टेट्स के लिए हमेशा अपना पैसा देते रहेंगे, और क्या नॉर्थ इंडियन स्टेट ज्यादा पैसा कमाने के लिए अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते रहेंगे? क्या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्दर्न स्टेट्स को सिर्फ इसलिए ज्यादा पैसे दे रही है क्योंकि वहाँ वोट्स बहुत हैं? इन सब सवालों के जवाब है नहीं, क्योंकि सदर्न स्टेट्स के पास डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस की वजह से उनको सेंट्रल से 12.5 बाकी राज्यों से एक्स्ट्रा टैक्स रिटर्न मिलता है। फिर दोस्तों सवाल ये भी है कि जो लोगों के मन में आता है, और वो ये है कि नॉर्थ इंडिया से बेटर साउथ इंडिया कैसे परफॉर्म कर रहा है। दोस्तों आजादी के टाइम पर नॉर्थ और साउथ की इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी ज्यादा सेम थी, पर साउथ में इतनी ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगी और इसकी नींव 1970s से 1980s में रखना ही शुरू हो गई थी। गवर्नमेंट ने कई तरह की पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करी, जिससे कई चैलेंजेस देखने को मिले, और इससे सबसे ज्यादा फायदा फ्रेट पॉलिसी ने पहुंचाया, जिसने काफी इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट किया। और इसके अलावा एक और रीजन था, वो था मैसिव टैलेंट पूल। दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं, साउथ का लिटरेसी रेट हमेशा से नॉर्थ से ज्यादा रहा है, और इसमें गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने कई तरह की कैंपेन भी चलाए हैं। दोस्तों आपको कैसी लगी ये जानकारी हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।